प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 भूगोल विषय का ऑफिशियल जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोगों ने देख लिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग अति लघुतरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंचाई से क्या तात्पर्य है? तो कृत्रिम साधनों द्वारा फसलों को जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। मतलब सिंचाई करने का क्या क्या साधन है? कुआं से, नहर से, तालाब से जो हम लोग सिंचाई करते हैं, कृत्रिम साधन अपनाते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो वो सिंचाई कहलाता है। दूसरा है, कोयले के 4 प्रकार कौन कौन है? तो कोयले के 4 प्रकार है। एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% रहती है। बिटुमिनस 75 से 80% कार्बन की मात्रा रहती है। लिग्नाइट है जो 45 से 55%, और पीट है जो 40%। बच्चों, ये जो क्वेश्चन और ये आंसर है वो ऑफिशियल ही दिया गया है, इसमें हम अपने से कुछ बना कर नहीं आपको बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं? तो वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। इंटरनेट क्या होता है? परिभाषित करें तो सन 1969 में इस एजेंसी ने आर्पनेट की स्थापना की, जिससे किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। सन 1980 तक आते आते इसका नाम इंटरनेट हो गया। दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। फिर जनसंख्या संगठन क्या है? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है। छठा है, कृषि गहनता क्या है? तो एक निश्चित कृषि क्षेत्र पर एक फसल वर्ष में कितनी बार फसलों को उत्पादित किया जाता है? कृषि फसलों की यह आवृत्ति कृषि गहनता कहलाती है। इसका फॉर्मूला है कृषि गहनता प्रतिशत में तो सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुना 100 होता है। अब आपका लघुतरीय प्रश्न है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। तो धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर निम्नलिखित है। पहला आपका धात्विक। तो धात्विक वह खनिज होते हैं जिन्हें गैलन से धातु प्राप्त होती है, उदाहरण स्वरूप लोहा, तांबा, बॉक्साइट आदि। दूसरा है इसका पॉइंट, यह लचीले होते हैं, इन्हें पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। तीसरा है, इन्हें एक बार उपयोग के बाद पुनः फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। अधात्विक खनिज क्या है? तो इसका अंतर है, पहला, अधात्विक वे खनिज होते हैं जिनसे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह लचीले नहीं होते हैं और इन्हें पीट कर कोई वंचित रूप नहीं दिया जा सकता है। तीसरा, इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें। तो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा, वे ऊर्जा जो बार बार काम में लाए जा सकते हैं अथवा इनके स्रोत कभी समाप्त नहीं होते, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा है वे ऊर्जा या स्रोत जो एक बार ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। तीसरा है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखे। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मुख्यतः 4 हैं: गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां और परिचित या एकाकी बस्तियां। चौथा है, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि कोई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनते हैं जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व, स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व निम्नलिखित कारणों से है। पहला, स्वेज नहर के निर्माण से यूरोप तथा एशिया सुदूर पूर्व के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। लिवरपूल एवं कोलंबो के प्रत्यक्ष सागरीय मार्ग की दूरी उत्तर मंसा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में लगभग 160 किलोमीटर कम है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। इसे नगर के कारण
एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई है। चौथा है, इस नहर के खुले जाने से दक्षिण अफ्रीका का चक्कर काट कर आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा, यह नहर मार्ग विश्व की घनी जनसंख्या वाले भागों के मध्य से गुजरता है। छठा है, इस नगर मार्ग पर बहुत अधिक देश स्थित है जिनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता है। इस नहर से पश्चिम से पूर्व की ओर निर्मित माल जैसे मशीनें, कपड़ा, दवाइयाँ व रासायनिक पदार्थ भेजे जाते हैं। इसके बदले में पूर्वी प्रदेश पश्चिमी भागों को कच्चा माल जैसे पटसन, गेहूं, रेशम, चाय, नारियल, ऊन, मांस, टीन, रबर आदि भेजते हैं। सातवां है महत्व, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप से विभिन्न एशियाई देशों को जाने वाले जलयान इसी मार्ग से गुजरते हैं। आठवां, इस मार्ग पर कई उत्तम बंदरगाह स्थित है। नौवां है, यह नहर 3 महाद्वीपों के केंद्र पर स्थित है। यहाँ यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के लिए जल मार्ग निकलते हैं। छठा क्वेश्चन है, स्वेज नहर एवं पनामा नहर मार्गों के महत्व की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो पहला अंतर है, पनामा नहर प्रशांत महासागर के देशों को अटलांटिक महासागर का जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर हिंद महासागर और भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को जोड़ती है। स्वेज मार्ग में पर्याप्त मात्रा में ईंधन लेने के स्थान है क्योंकि पतनों की बहुयात है, किंतु पनामा मार्ग में ऊर्जा या ईंधन के स्थानों की कमी है। इसके नहर मार्ग के बीच में द्वीप नहीं है। पनामा से जापान और चीन के बीच से सैन फ्रांसिस्को व होनोलुलु के अतिरिक्त अन्य ईंधन लेने वाला स्थान नहीं है। पनामा से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले जहाज़ों को लंबे चौड़े सागर पार करने पड़ते हैं तथा पानी व ईंधन दोनों का विशेष भंडारण अनिवार्य हो जाता है। तीसरा है, स्वेज मार्ग अधिक घने बसे देशों के पास होकर जाता है। इससे सामान और यात्री पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, परंतु पनामा मार्ग पहाड़ी और शुष्क प्रदेशों में होकर जाता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी किनारा, अतः यात्री व माल कम मिलते हैं। चौथा है, स्वेज नहर समतल मैदान से होकर जाती है। इसमें झाले या जलबंधक फाटक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पनामा नहर असमतल क्षेत्र से गुजरने के कारण इसमें झाल बने हुए हैं, अतः इसके बनाने में खर्च भी अधिक हुआ है। पनामा नहर का विशेष महत्व संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के लिए है, जबकि स्वेज नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों महाद्वीपों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। छठा है, पनामा नहर की अपेक्षा स्वेज नहर के कर ऊंचे हैं। अब है आपका यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉ एस के प्रकार लिखिए। तो लॉ एस के 4 प्रकार निम्नलिखित। पहला, मैग्नेटाइट, यह उत्तम किस्म का लोहा होता है। लौ धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। यह काले अथवा गहरे भूरे रंग के होते हैं। चुंबकीय गुणों के कारण इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। दूसरा, हेमेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसकी कच्ची धातु का रंग लाल होता है जो लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। इसे लाल लोहा भी कहते हैं। फिर है लिमोनाइट, इसमें लोहांश की मात्रा 50% तक होती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होने के कारण जल योजित लौ ऑक्साइड भी कहलाता है। यह पीला रंग में होता है। फिर है सीडेराइट, इसमें लोहांश की मात्रा 50% से कम होती है। लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनने के कारण लोहे का कार्बोनेट भी कहलाता है। इसका रंग भूरा होता है। दूसरा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का असीमित स्रोत है। सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को सौर फोटोवोल्टाइक सेलों में सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, पानी गर्म करने, फसल सुखाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने में किया जाता है। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है, जिससे गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बायोगैस, यह गैस जीवों के उत्सर्जित पदार्थों एवं उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को विशेष प्रकार से बनाए गए यंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, तो महासागरीय जल ज्वार एवं तरंगों के रूप में गतिशील रहता है। इस गतिशीलता के कारण इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के भूभागों से निकलने वाले उच्च ताप से प्राप्त की जाती है। इसमें मैग्मा, गर्म जल स्रोतों, गीजर आदि से निकलने वाले गर्म जल से भी ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की समीक्षा करें। तो किसी भी देश की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व वहां पाई जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की क्षमता और परिवहन के साधनों की सुविधा पर निर्भर करता है। भौगोलिक कारण में है धरातलीय संरचना, जलवायु, मिट्टी का उपजाऊपन, जलापूर्ति, खनिज पदार्थ। तो धरातलीय संरचना, समतल मैदानी भाग अन्य भूभागों की अपेक्षा घने बसे होते हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है।
जलवायु समशीतोष्ण जलवायु एवं उस उपयुक्त वर्षा वाले क्षेत्र जनसंख्या में सघन होते हैं। तीसरा है मिट्टी का उपजाऊपन। तो मिट्टी उपजाऊ होने से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सहज हो जाती है। फिर है जलापूर्ति। पर्याप्त जल की आपूर्ति वाले क्षेत्र घने बसे होते हैं। ये है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाती है। खनिजों के खनन से अनेक उद्योगों का विकास होता है। फिर है मानवीय कारक। तो नगरीकरण, इसके कारण सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधा का विकास नगरों में होता है। बी है परिवहन साधनों का विकास। इसके विकास के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। सी है औद्योगिकरण। औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। डी है राजनीतिक कारण। तो प्रायः जो क्षेत्र अस्थायी रूप से शांत होते हैं वहाँ जनसंख्या बसाव अधिक होता है। उपयुक्त कारकों के अलावा सामाजिक कारक, सरकार की नीतियां आदि भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। चौथा है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आबादी के एक बड़े भाग को आजीविका प्रदान करती है। इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके विकास में बाधा डालती है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या इस प्रकार है। पहला, छोटे खेत तथा विखंडित जोते। दूसरा, अनियमित मानसून पर निर्भरता। तीसरा, निम्न उत्पादकता। चौथा है कृषि के प्रति नई पीढ़ी में रुचि का अभाव। भूमि सुधारों में कमी, वाणिज्यीकरण का अभाव, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। पांचवा है रूस की अर्थव्यवस्था में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से यूरोपीय भाग में स्थित रूस के राजधानी मॉस्को से होकर सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक गया है। दोहरे पथ से युक्त यह विद्युतीकरण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग ने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने का कार्य किया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब या येनिसी नदियों से होकर गुजरता है। इस रेल मार्ग में दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे योडेसा माने यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बांकू, ताशकंद, फिर है उलन बटोर तथा चीन में शेंगयांग व बीजिंग की ओर। यह रेल मार्ग मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबियर्स्क, चिंता व खबरोव्स्क आदि शहरों से गुजरता है। इस रेल मार्ग के निर्माण से संपूर्ण रूस, विशेषकर साइबेरिया के पर्यटन का विकास हुआ। इस रेल मार्ग का व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व बढ़ गया है। फलस्वरूप इस रेल मार्ग को दोहरा किया गया है। मॉस्को से विभिन्न यूरोपीय नगरों तक इस मार्ग द्वारा पहुंचाया जा सकता है। यह रेल मार्ग रूस के सुदूर पश्चिमी एवं सुदूर पूर्वी तट को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये चित्र है, यहाँ ये आपका दिया हुआ है, ये वाला। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व। साइबेरियन क्षेत्र के लिए यह रेल मार्ग वरदान स्वरूप है। इस रेल मार्ग की स्थापना से पूर्व साइबेरिया अत्यंत पिछड़ा एवं उपेक्षित प्रदेश था। इससे संपूर्ण पूर्वी प्रदेश की आर्थिक प्रगति आरंभ हो सकी। आज साइबेरिया रूस का बहुमूल्य खजाना सिद्ध हो चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साइबेरिया में जनसंख्या का सघन बसाव, नगर, औद्योगिक बस्तियां, प्रमुख कृषि प्रदेश आदि इसी रेल मार्ग के सहारे। साइबेरिया के वन, पशु व कृषि उत्पाद इसी रेल मार्ग द्वारा पश्चिमी रूस के औद्योगिक केंद्रों को भेजा जाते हैं। इस रेल मार्ग का प्रारंभ में मुख्य उद्देश्य शासन प्रबंधन तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। बाद में इसका सैनिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया है। अतः साइबेरिया के विकास की कुंजी यही रेल मार्ग रहा है। छठा है सड़क परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सड़क परिवहन के महत्व। पहला, रेल मार्गों की तुलना में सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम है। सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलाव भूमि पर बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम यात्री और कम माल को सड़कों द्वारा लाना ले जाना सस्ता पड़ता है। सड़क परिवहन में माल को चढ़ाने और उतारने में भी कम लागत लगती है।
सड़क की एकमात्र परिवहन का एक ऐसा साधन है जो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है। सड़क परिवहन अन्य प्रकार के परिवहनों का पूरक है। यह फार्मों और खेतों को बाजारों और फैक्ट्रियों से जोड़ता है। समय के परिप्रेक्ष्य से सड़कें लचीली है, छोटे और मध्यम दूरी के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत में सड़कों के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। पहला है धरातल का स्वरूप। तो भारत में पर्वतों, पठारों और मैदानों की बहुलता है। मैदानी भागों में सड़क बनाना आसान है, पर्वतीय भागों में सड़क निर्माण कठिन काम है। फलतः मैदानी भागों तथा पठारी भागों में सड़कों का घनत्व अधिक है तथा पर्वतीय भागों में सड़कों का अभाव है। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या। कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं कम, फलतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में सड़कें अधिक है। तीसरा है आर्थिक विकास का स्तर। सड़क बनाना खर्चीला है, अतः जो क्षेत्र या राज्य अधिक संपन्न है वहाँ सड़कों का घनत्व अधिक पाया जाता है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता। तो जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है उनके लिए सड़क निर्माण आवश्यक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के कारण खनिजों का दोहन हो रहा है। तो बच्चों, ये ऑफिशियल जारी किया गया भूगोल विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में जाते जाते जरूर इसे देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।